राजीव गांधी स्टडी सर्किल बीकानेर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय श्री कल्ला साहब, माननीय भाटी साहब, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के राष्ट्रीय समन्वयक हमारे अजीज डॉक्टर सतीश राय साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार विठल बिस्सा जी और साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से माननीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर विचारोंजलि के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें कोटि से नमन करता हूं। साथियों, भारतीय शासन एवं राजनीति में यद्यपि राजीव गांधी जी को बहुत कम समय मिला, लेकिन उस कम समय में जिस तरह के कार्यक्रम, जिस तरह की नीतियां, जिस तरह का शासन और जिस तरह के राजनीति का संचालन राजीव जी ने किया, वह भारतीय शासन एवं राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने जिस तरह से चीजों को लिया, जिस तरह से देश में जन कल्याण, जन सेवा और विकास से संबंधित निर्णय लिए और नीतियां लागू की, वह बहुत ही उल्लेखनीय है। सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहूंगा, उनके प्रधानमंत्री बनते ही देश में दो बड़ी समस्याएं थीं। पहली समस्या पंजाब की समस्या, दूसरी समस्या आसाम की समस्या। इन दोनों समस्याओं का जिस तरह से समाधान निकाला गया, वह राजीव जी की राजनीतिक परिपक्वता एवं सूझबूझ की परिचायक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि, जिसका उल्लेख हम भारतीय राजनीति के विद्यार्थी के रूप में कर सकते हैं, देश में उस समय दल बदल इतना जबरदस्त जोरों पे था कि एक शब्द बन गया, एक शब्दावली बन गई, आया राम गया राम की राजनीति। इस दल बदल के नासूर ने भारतीय राजनीति और भारतीय राजनीति की प्रकृति को बहुत दूषित कर रखा था। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए और राजनीति में राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक पवित्रता लाने के लिए राजीव गांधी दल बदल विरोधी कानून लेके आए। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजीव जी के कार्यकाल की कही जा सकती है। देश में 1947 से लेकर 86 तक ऐसी कोई शिक्षा नीति नहीं आई जो संपूर्ण शिक्षा नीति के परिदृश्य को सुधारने पे विचार करती हो। राजीव गांधी देश के लिए एक ऐसी शिक्षा नीति लेकर आए जिसकी सभी तरह से भूरी भूरी प्रशंसा हुई। आज जिस नवोदय विद्यालयों की बात हम करते हैं, वो नवोदय विद्यालय राजीव गांधी के द्वारा दी गई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक और बात जिसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चूंकि राजीव गांधी एक स्वयं युवा थे और इसलिए उन्होंने भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अब भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो वोटिंग राइट था, उसकी उम्र 21 वर्ष की थी, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था जो राजीव गांधी जी के समय पर उठाया गया। मैं यहां राजीव जी के आकर्षक व्यक्तित्व, एक सुंदर व्यक्तित्व की बात भी करना चाहूंगा। एक ऐसा सुंदर व्यक्तित्व, एक ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, जब राजीव गांधी अमेरिका जाते हैं तो अमेरिकी जनता अपने घरों से बाहर रोड पर इसीलिए थी कि उनको राजीव जी का दर्शन करना था, राजीव जी की सुंदरता को देखना था। राजीव जी के व्यक्तित्व के कारण ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, बारिश हो रही थी, छत्ता तानकर राजीव गांधी जी को एक्सपोर्ट किया। यह था तो न केवल व्यक्तित्व, उनका कृतित्व भी उतना ही सुंदर था। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा दो महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो आज तक
और भारतीय राजनीति में सदियों तक याद रखी जाएंगी। दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार होता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। जो अलग विकेंद्रीकरण का 1959 में पंडित जी ने जलाया, उसको और अधिक आगे बढ़ाने की भूमिका राजीव जी ने की। 64th एंड 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से उन्होंने पंचायतों को और नगरीय संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार देने के प्रयास किए। यद्यपि 65th अमेंडमेंट पारित नहीं हो पाए और इसलिए वो 73rd 74th के रूप में आए, लेकिन जो विचार दिया गया वो राजीव जी के द्वारा दिया गया। तो पंचायतों को एक सरकार के रूप में स्थापित करने का ध्येय राजीव जी का था, क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि आने वाले समय में राज्य प्रयास करेगा कि इन जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनको एक सरकार के रूप में स्थापित किया जाए। तो राजीव जी ने जो कदम उठाया वो उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था कि हम पंचायतें या जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, वो केवल एक निकाय नहीं रहे, वो एक इंडिपेंडेंट सरकार के रूप में कार्य करें। ये एक बहुत बड़ा कदम था जो राजीव जी ने उठाया, जिसकी अंतिम परिणति 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होती है। दोस्तों, 73rd 74th का उल्लेखनीय एक महत्वपूर्ण कदम यह भी है, और तब से भारतीय राजनीति की दिशा बदल गई कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय समाज का जो आधा हिस्सा है, जो हमारी महिलाएं हैं, वो राजनीति से कटी हुई है। इसलिए सबसे पहले जो नीचे का जो पायदान है, जो पंचायतें हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनमें महिलाओं को शुरुआत में 1/3 रिजर्वेशन देकर राजनीति की मुख्य धारा के साथ उनको जोड़ा जाए, निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने शहर के विकास के लिए नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, और प्रकारांतर रूप से महिलाओं को इस तरह से सशक्त किया जाए। तो महिला सशक्तिकरण की बात, ये फिर राजीव गांधी जी की एक बहुत बड़ी देन है भारतीय समाज को, भारतीय राजनीति को। इसी के साथ जब 73rd 74th में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई, इसी के साथ SC ST के आरक्षण की बात की गई, इसी के साथ OBC के आरक्षण की बात की गई, और इस तरह से आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना की बात की गई। तो दोस्तों, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो राजीव जी के दिमाग की उपज है, वो भारतीय शासन एवं राजनीति में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के रूप में है। अभी ये हमारे सामने देखा हमने कि 20 साल हुए हैं, 20-25 साल हुए हैं ये अधिनियम लागू हुए, लेकिन आप देखिए इन्होंने हमारी जो संस्थाएं हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनकी तस्वीर बदल दी है। हालांकि हमारे जो समीक्षक हैं, जो सामाजिक जो समीक्षक हैं, वो ये कहते हैं कि महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, ये सब केवल बैकसीट ड्राइव है, पति सरपंच, पति प्रधान की बात की जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं तो एक बहुत ही सकारात्मक सोच का व्यक्तित्व, मेरा सोच यह है कि जो महिला हजारों वर्षों तक बैकग्राउंड में रही, वो आज फोर फ्रंट पर है। जब हमारे साथी कहते हैं कि दिस इज ऑल बैक सीट ड्राइव, तो मैं ये कहता हूं कि महिला का ड्राइवर सीट पर बैठना और पति का पीछे की सीट पर बैठकर प्रॉम्प्टिंग करना, यह महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बात है। गिलास आधा भरा है, आधा खाली है, तो मुझे गिलास भरा हुआ दिखता है। तो हमको एक सकारात्मक सोच विकसित करने की आवश्यकता है। जो महिला हजारों वर्षों तक बैकग्राउंड में रही, वो आज फोर फ्रंट पे है। वो गांवों में वोट मांगने जा रही है, पंचायतों की बैठकों में भाग देने जा रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने मुख्य रूप से इस बात को उठाया कि महिलाओं को पर्दा नहीं करना चाहिए। तो ये जो महिलाओं को लोकल बॉडीज में जो अधिकार दिए गए, वो अपने लिए वोट मांगने जा रही हैं, पंचायतों की बैठकों में जा रही हैं, राजधानी में जब राज्य स्तर पर कोई मीटिंग होती है उसमें भाग लेती हैं, तो उनका पर्दा दूर हो गया है।
तो ये महिलाओं को आगे बढ़ाने में, महिलाओं के सशक्तिकरण में, सामाजिक न्याय की दृष्टि से 73rd एंड 74th, जैसा मैंने निवेदन किया, एक बहुत मूक क्रांति के रूप में हमारे सामने आ रही है। और ये एक बहुत बड़ी देन राजीव जी को है। दुनिया के सामने हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी अब जो राष्ट्र अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन समझते हैं, उनको हमें बताना चाहते हैं कि भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहां हमने लाखों महिलाओं को हमने राजनीतिक अधिकार देकर राजनीतिक सहभागिता में, राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की है। दोस्तों, जो राष्ट्र अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन समझते हैं, वो आज तक ये साहस नहीं कर पाए कि अपने यहां किसी महिला को राष्ट्रपति बनाए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा सोच, एक बहुत बड़ा विजन राजीव जी का इस संदर्भ में हम कह सकते हैं। एक और बात जिसकी ओर मैं आपको लास्ट में अपनी, हालांकि मेरी बात लंबी होती जा रही है, लेकिन राजीव जी के बारे में जब बातचीत की जाए तो अपने आप पर नियंत्रण करना साथियों बड़ा मुश्किल होता है। तो एक और भी महत्वपूर्ण जो मुद्दा जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वो न केवल देश में अपितु विश्व में राजीव जी के विजन को पूर्णतः स्पष्ट करता है। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा पंडित जी का। पंडित जी बात करते हैं साइंटिफिक टेम्पर की, राजीव जी बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पंडित जी बात करते हैं कि देखिए, कमिटमेंट देखिए आप, पंडित जी कहते हैं कि किसी भी देश के संचालन में यूनिवर्सिटीज की क्या भूमिका है, उनका यह स्टेटमेंट स्पष्ट करता है, उनका कमिटमेंट स्पष्ट होता है। वो ये पंडित जी कहते हैं कि अगर देश में विश्वविद्यालय ठीक चल रहे हैं, इसके माने देश ठीक चल रहा है। यही बात प्रकारांत रूप से राजीव जी कहते हैं। राजीव जी का कहना है कि हमको देश की पल्सेस का पता होना चाहिए। एक सफल नेता दोस्तों वो होता है जो जनता की नाड़ी को जानता है, जनता के मन और मस्तिष्क का उसको ज्ञान है। तो राजीव जी का यह मानना था कि भारत में हमारे जो युवा आ रहे हैं, उन युवाओं की जबरदस्त क्षमता है आईटी के क्षेत्र में। इसलिए उन्होंने हमारे यहां आईटी का आह्वान किया, सुपर कंप्यूटर्स का आह्वान किया। तो उस समय हालांकि हमारे कुछ जो साथी थे उन्होंने उनकी मजाक उड़ाई, लेकिन पिछले 3 दशकों में जिस तरह से हमने हर नागरिक को हाथ में मोबाइल दे दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हो रही है, और जिस तरह से आईटी के क्षेत्र में हमने विकास किया है, हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा विजन था। राजीव गांधी एक बहुत बड़े विजनरी व्यक्ति थे। आज आप देखते हैं कि दुनिया में भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं, जो आईटी से जुड़े हुए हैं, उनकी दुनिया में डिमांड है। सिलिकॉन वैली में एक समय प्रभुत्व था हमारे आईटी के क्षेत्र के विद्यार्थियों का। तो ये राजीव जी का विजन था। आज हम और किसी क्षेत्र में सुपर पावर है या नहीं है दोस्तों, लेकिन आईटी के क्षेत्र में निश्चित रूप से हम सुपर पावर हैं, ये मैं जोर देकर कह सकता हूं। आज आईटी के क्षेत्र में हमारे बच्चे दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहां एक और बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यद्यपि हमारी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो फर्स्ट 200 इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, लेकिन जो बच्चे हमारे यहां से आईआईटी वगैरह करके जाते हैं, आईआईएम से निकल कर जाते हैं, वो बच्चे दुनिया में आईटी के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं। अगर हमारी ये संस्थाएं, हम प्रयास करके हमारी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम इंप्रूव करें, तो हमारे बच्चे और कमाल करके दिखा सकते हैं। हमारे बच्चों का ही कमाल है दोस्तों कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब कॉलेजेज में जाते हैं, जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जब स्कूल्स में जाते हैं, तो वहां के बच्चों का आह्वान करते हैं कि अमेरिकी बच्चों पढ़ो वरना भारतीय बच्चे आ जाएंगे।
तो ये सारी जो परिकल्पना है या जो कुछ हो रहा है दुनिया में आईटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जो हमारे बच्चे भारत का परचम लहरा रहे हैं, उन सब के पीछे राजीव जी का विजन है। वो एक ऐसे विजनरी व्यक्ति थे जिनको ये पता था कि आने वाला समय आईटी का होगा और आने वाले समय में जो हमारे जो भारतीय बच्चे हैं वो आईटी के क्षेत्र में कमाल करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, नेता वो होता है जो अपनी जनता की नाड़ी को पहचान सके। तो उन्होंने जनता को पहचाना था, जनता विशेष रूप से हमारे युवाओं को पहचाना था और यह भी पहचाना था कि आने वाला समय भारत में युवाओं का होगा। या मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दुनिया में जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी अधिकांश जनसंख्या बूढ़ी हो चली है। हमारे यहां अभी कई वर्षों तक जो बहुमत है जनसंख्या का वो युवाओं का होगा। ये उस समय परिकल्पना कर ली थी राजीव जी ने। इसलिए उन्होंने एक ऐसी शिक्षा की बात की जो भारतीय बच्चों को सूट करती है। इसलिए आईटी के क्षेत्र में हमारे बच्चे जो कमाल कर रहे हैं उसकी पूरी कल्पना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कर ली थी। इसलिए मैं इस अवसर पर हमारे यहां और हमारे यहां जो बच्चे बाहर जाकर दुनिया में आईटी का नाम कर रहे हैं वो प्रकारांतर रूप से राजीव गांधी का नाम कर रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी। इसलिए चाहे वो हम दल बदल की बात करें, चाहे हम आईटी की बात करें, चाहे हम नई शिक्षा की बात करें, चाहे हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, चाहे हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा राजीव जी ने जहां उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां, लिए गए निर्णय पूरी भारतीय राजनीति और पूरी विश्व राजनीति पर छाई हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पुनः हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय भारत,